बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम हाइक विद फ़िदा के साथ फ़िदा अली शाह ग़ज़री आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप सबको गाहकूच के खूबसूरत मुकाम से अस्सलाम वालेकुम में नदाब अर्ज़ है। आज के हाइक विद फ़िदा में सईद मुसा मदद साहब मेरे मेहमान हैं। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। तकरीबन 18 साल वो AKSP के प्लेटफार्म से शोबा तालीम के अंदर आवाम को खिदमत दी। 8 साल बहसीत टीचर वो स्कूल में पढ़ाते रहे और इसके बाद तकरीबन 10 साल वो उस्तादुल असातिज़ा के तौर पर टीचर्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं और वो एक वसी तजुर्बा रखते हैं। गुज़श्ता एक दहाई से वो दश्त सियासत के अंदर भी एक अच्छा ख़ासा वजूद रखते हैं और आवाम के अंदर इनकी जड़ें मज़बूत है और अवामी खिदमात के लिए हमेशा अपने आप को वक़फ़ करते हैं और हमेशा हर एक की दहलीज़ पर हाज़िर होते हैं। आज की नशस्त में हम उनसे जानना चाहेंगे कि आमादा इलेक्शन के हवाले से वो पिछले कई अरसे से आवाम के अंदर है, कैंपेन करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी दी है और जो बोर्ड जो उन्होंने तश्कील दी थी उस बोर्ड के सामने इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू देकर हमारे दरमियान मौजूद है। शाह साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम हाइक विद फ़िदा के लिए टाइम दिया, अपनी गुनगुन मसरूफियात से वक्त निकाला। सवालात का आगाज़ आपके इस्लामाबाद की यात्रा से ही करेंगे। आप रिसेंटली अपने बोर्ड के सामने पेश हुए, क्या तजुर्बा रहा और कैसा रहा आपका इंटरव्यू, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़िदा अली शाह ग़ज़री साहिब, आप हाइक विद फ़िदा के प्रोग्राम के थ्रू हमारी मैसेज जो है नाज़रीन तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका हमें फ़राहम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक ख़ूबसूरत सवाल किया कि हालिया दिनों में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हम जितने भी कैंडिडेट थे इंटरव्यू के लिए हम इस्लामाबाद गए थे। 17 से 20 तक मुख्तलिफ़ हलकों के जो 20 हलकों से लोग आए थे, उनका इंटरव्यू होता रहा। पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई थी और जमहूरी अंदाज में खूबसूरत तरीक़े से हमारा इंटरव्यू लिया गया और हमें उम्मीद है कि इंसाफ पर मुबनी फ़ैसला वो करेंगे और जिस कैंडिडेट को भी टिकट मिलेगा हम भरपूर उसका साथ देंगे और हमें उम्मीद है कि इंसाफ पर मुबनी फ़ैसला किया जाएगा। शाह साहब, ये जानना चाहूँगा कि जो पार्लिमानी बोर्ड जो आपका बना था, तो उनके सवालात का और फिर वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे आप तमाम उम्मीदवारों से, वो क्या जानना चाह रहे थे इसे? फ़िदा साहब, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठी थी, मुख्तलिफ़ एंगल से वो सवालात कर रहे थे। ज़्यादातर वो जिन जिन हलकों से लोग आए थे उन्हीं हलकों को फोकस करके उन हलकों की डेमोग्राफी के हवाले से पूछ रहे थे और इलेक्शन कंटेस्ट करने के हिकमत अमलियों के हवाले से वो पूछ रहे थे। तो किस अंदाज से आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान है, आप कैसे विन कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस मरतबा जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका दूसरा इलेक्शन है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में अवाम के अंदर क्या बेदारी देखने में आई आपको? फ़िदा साहब, आपको पता है कि इंसानी नेचर का हिस्सा है कि आए रोज़ इंसान नित नए तजर्बात से गुज़रता है, नित नए लोगों से मिलता है। हर किस्म की लर्निंग इंसान को आए रोज़ होती रहती है। जब मैं आज की इलेक्शन और 2015 की इलेक्शन का कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ, तकाबली जायज़ा लेता हूँ, तो मुझे एक वाज़ेह तब्दीली लोगों में ये देखने को मिलती है कि पिछले इलेक्शन में लोग ये पूछ रहे थे कि ये आदमी जो कंटेस्ट कर रहा है ये किस कौम, किस कबीले का है, लेकिन आज लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। कौम और कबीले की बातें नहीं हो रही है। लोग जहाँ कहीं भी बैठते हैं वो कहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमारे सामने हैं इनके अंदर कौन कौन सी लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज़ पाई जाती है। तो ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लोग क्वालिटी बेस डिस्कस करते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे यूथ पढ़े लिखे हैं, नौजवान आए हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। मीडिया के थ्रू लोग अवेयर होते जा रहे हैं और इस दफ़ा लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो बिहेवियर है वो क्वालिटी बेस्ड है। बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि PTI
ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے اسی خلفشار کا حصہ بننے جا رہی ہے یا متاثر ہونے جا رہی ہے جو پارٹی عہدوں کی تقسیم کے دوران ہمیں دکھائی دیے تھے. تو آپ کا پرسنل اور سیاسی بصیرت جو آپ کی ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ فدا صاحب، یہ لوگوں کو جسٹ ایزمپشن ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے زیادتی ہوگی، لیکن ہم پر امید ہے کہ ٹکٹ کے حوالے سے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھا جائے گا اور حقداروں کو ٹکٹ ملے گی. حقداروں سے میرا مراد یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو لوگوں کے ساتھ ان کی غم خوشی میں رہتے ہیں، لوگوں میں ان کی جڑیں مضبوط ہے، ٹکٹ ان کو دی جائے گی. کیونکہ ہمارے جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس بہت لمبی مدت کا تجربہ ہے. وہ اپنے تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے بہتر سے بہترین کینڈیڈیٹ چوائس کریں گے. یہ ہماری امیدیں ہیں. اگر اس میں ناکام رہیں گے تو پھر یقیناً الیکشن کے بعد بھی ہمیں ناکامی ہوگی. اگر بہتر طریقے سے انصاف پہ مبنی فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پارٹی یہاں سے جیت جائے گی. میں یہ بھی جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر جو سینئر ہے، جیسے آپ نے بات کی، آپ نے دشت سیاست میں کافی سال آپ لوگوں نے گزارا ہے، عوام کی خدمت بھی بلا شبہ آپ لوگوں نے کی ہے، لیکن ایک ورڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں موسمی پرندہ، یہ موسمی پرندہ کس کو کہتے ہیں اور اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اس موسمی پرندے سے؟ کیا کہ آپ لوگ جو نئے لوگ سیاست کے اندر آ رہے ہیں ان کے لیے دروازہ بند کرنے کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تب آپ نے ایک انتہائی خوبصورت سوال مجھ سے پوچھا کہ اکثر واقعی ہمارے فیلڈ میں سیاسی لوگوں کی گروپ میں یہ سوال عام ہے کہ کچھ لوگ موسمی پرندے ہوتے ہیں اور موسمی پرندوں کی طرح اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں یا چھتری میں اترتے ہیں. موسمی پرندوں سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ لوگ مختلف این جی اوز میں سروس کرتے ہیں یا مختلف کنٹریز میں جا کے کاروبار کرتے ہیں. این الیکشن کے دنوں میں شغل کے طور پہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا پیسے کے بل بوتے پہ وہ لوگوں کی ضمیر خریدنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو قبل از وقت لوگوں کی دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ایشو بیسڈ سیاست نہیں کرتے ہیں، علاقے کے مسائل کو سلجھانے کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں، اینڈ ٹائم میں اس کو کھیل سمجھ کے اس کھیل میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم موسمی پرندے کہتے ہیں. وہ لوگ جو گزشتہ 5 سالوں سے یا کئی عرصے سے، جس طرح میں نے 2008 کو سروس ریزائن کیا، سروس ریزائن کرنے کے بعد اس سیاسی فیلڈ کو اپنایا، نہ میں کاروبار کرتا ہوں اور نہ میں کہیں سروس کرتا ہوں، اپنے حلقے کے اندر اپنے جورسڈکشن کے اندر ان 12 سالوں سے میں کام کر رہا ہوں. 2015 کے الیکشن میں نے حصہ لیا اور آج بھی میں 2020 کے الیکشن میں حصہ لینے کا میرا مصمم ارادہ ہے. میں نے ٹکٹ کے لیے بھی باقاعدہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے انٹرویو دیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس فیلڈ میں کام نہیں کر کے این الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں، یہ لوگ موسمی پرندے کہلاتے ہیں. اور خاص کر ہمارے حلقے میں لوگ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، ان کو ڈسکریج کریں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت کی، سروس کی کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. جو بھی نئے کینڈیڈیٹ آتے ہیں ان کو یہ تاثر ملے کہ اس قوم کے درمیان یا اس حلقے کے اندر 4-5 سال کام کیے بغیر ڈائریکٹ ہم آئندہ الیکشن میں نہیں آ سکیں گے کہہ کر ان کو یہ تصور ملنا چاہے. ہر بچہ جو بھی الیکشن میں، ہر نوجوان جو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کلیئر ہو کہ 5 سال 6 سال اس حلقے میں کام کرنے کے بعد وہ ہمت کرے کہ آگے آ جائے، الیکشن کانٹیسٹ کرے. شاہ صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں، لوگ آپ کو ووٹ کرتے ہیں، پارٹی بھی آپ کا ٹرسٹ کرتی ہے، تو حلقہ نمبر 2 غزر کے لیے آپ کی سب سے جو زیادہ تر ترجیحات یا ایک ترجیح آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ کیا کام آپ کرنا چاہیں گے؟ فدا علی شاہ غزری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال مجھ سے کیا ہے. ضلع غزر حلقہ 2 کے حوالے سے ترجیحات کی آپ نے بات کی. گو کہ ہماری ترجیحات میں بہت ساری چیزیں ہیں. ان بہت ساری چیزوں میں جب میں پرائرٹائز کروں گا تو سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے بعد بالخصوص نوجوانوں میں
जॉब्स के हवाले से, मुलाजिमतों के हवाले से बहुत सारी मायूसियाँ पाई जाती है। यहाँ निपोटिज़म है, यहाँ फेवरेटिज़म है। मैं यहाँ मेरिट की बालादस्ती को बहाल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। शाह साहब, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर पार्टी आपको खुदा न खास्ता नज़रअंदाज करती है तो आपका लाहेअमल क्या होगा? पहली बात तो ये है कि हमारा तवक्कुह ये है कि पार्टी बेहतर फैसला करेगी। जिस कैंडिडेट को भी टिकट दे देंगे उनका फैसला बेहतर ही होगा और हम उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अलबत्ता जब इस हल्के की तरफ हम इंतहाई गौर से देखते हैं तो अपर गज़र इंतहाई पसमंदा एरिया है। अगर वहाँ किसी कैंडिडेट को फोकस करके अगर टिकट दिया जाए तो मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि भारी अक्सरियत से हम उस कैंडिडेट को जितवाएंगे। शाह जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम सारे एक ही किस्म के लोग ज़िला गज़र के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हल्का नंबर 2 के अंदर पुनियाल वर्सेस गुपिस पिछले साल अलायंस भी हुआ था इस बुनियाद पर, और इस दफ़ा भी अलायंस की बाज़गश्त भी हो रही है और अपर गज़र के अंदर कुछ लोग जो है इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। आप एज ए कैंडिडेट उम्मीदवार, आपने यारची से लेके बरसत तक आपने वोट लेना है और इस हल्के की नुमाइंदगी करनी है। आप जो है इलाकाई बुनियाद पर इस असबियत को किस नज़र से देखते हैं और आप किस हद तक जो है इसको डिस्करेज करेंगे? असबियत मेरी नज़र में, या जो भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी नज़र में इंतहाई बुरी चीज़ है। असबियत होनी नहीं चाहिए, तासुब किसी भी हवाले से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुपिस पुनियाल की असबियत की जो बात करते हैं, अगर इस तारीख़ की अगर आप वरक़ करेंगे, देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस वक़्त गुपिस फंडर यासीन के साथ मुतसिल था तो कभी गुपिस फंडर के लोगों ने असबियत की या तासुब की बात नहीं की। पीर फजल हसन को कई बार वोट दे के जितवाया पार्टी की बेस पे। अच्छा, राजा दस्तगीर को कई बार जितवाया, उसके बाद गुलाम अहमद को वोट दे के जितवाया। फिर इंतज़ामी लिहाज से जब गुपिस फंडर को पुनियाल के साथ मुतसिल किया गया, इसके साथ जोड़ा गया, तो गुपिस फंडर के लोगों ने डॉक्टर अली मदद शेर को वोट दे के ये साबित किया कि हम लोगों में तासुब नहीं है, असबियत के हम खिलाफ है, हम पार्टी बेस में काम करने वाले इंतहाई मुखलिस टाइप के लोग हैं। फिर सुल्तान मदद की शक्ल में एक लीडर हमारे सामने आ गया। मरहूम सुल्तान मदद इंतहाई अच्छे लीडर थे, उसको वोट दे के गुपिस फंडर वालों ने भारी अक्सरियत में जितवाया। इसके अलावा पीर करम अली शाह मरहूम ने हल्का नंबर 1 यानी इश्कोमन साइड से मुर्तज़ा ख़ान नामी आदमी जिनका ताल्लुक़ शर्किला से था, इसी हल्का 2 में ला के वोट देने के लिए पार्टी बेस पे कहा, तो उन लोगों ने यह साबित कर दिया कि हमारे दिल में पार्टी के लिए वफ़ादारी है, मोहब्बत है, खुलूस है कहकर उसको भी वोट दे के जितवाया। लेकिन जिस वक़्त जब भी हमने टिकट का वहाँ से तकाज़ा किया तो हमें नज़रअंदाज किया गया। लोग शिद्दत से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमारी इतनी मोहब्बत के बावजूद, इतनी खुलूस के बावजूद हमें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। 2015 की अलायंस की जब आपने बात की तो हमारा फ़िदा खान फ़िदा साहिब पाकिस्तान पीपल पार्टी का इंतहाई पुराना कारकुन था। उसने टिकट के लिए अप्लाई किया, कई बार अप्लाई पहले भी कर चुका था, उसको नहीं मिला था। जब 2015 में फिर अप्लाई किया तो उसको नज़रअंदाज किया गया। जब उसको नज़रअंदाज किया गया तो उसने आके उसी हल्के के लोगों से मिला, उनको बताया कि बार बार टिकट के हवाले से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लोग जज्बात में आ गए, कहा कि हमारी वफ़ादारी के बदले में हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोग तेश में आ गए, अलायंस की भारी अक्सरियत से अपने बेटे को जितवाया। तो तारीख़ ये बताती है कि गुपिस फंडर वाले तासुब नहीं करते। फ़िदा के उस अलायंस के दौरान भी 2905 वोट वहाँ से पुनियाल की तरफ आ गए, जबकि हम गौर से उन नताइज को जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से हमें मिलता है उधर हम देखते हैं तो उसी दौरान भी हमें 97 वोट मिले थे। तो जब इन शवाहिद को, इन बराहीन को सामने रख के हम देखते हैं तो हमारे पास मंतिकी दलाइल है कि हम मुतासुब लोग नहीं हैं, हम असबियत को फ़रोग़ नहीं दे रहे हैं। जो 2-4 लोग इस तरह की बातें करते हैं शायद ये उनकी जहन का परवरदा है, उनकी जहन की बातें हैं। हमारी जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम तासुब को, असबियत को, इलाका परस्ती को
نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بیرچی سے لے کے آگے شندور تک ایک بہترین کینڈیڈیٹ کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، بہترین لیڈر کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، اور ہم عصبیت کو فروغ نہیں دیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام ہائیک وتھ فدا۔